सभी को राम राम। मैं लक्ष्य क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा 17वां लेक्चर है, जिसके अंदर हम भौगोलिक संरचना को कंप्लीट कर लेंगे। इससे पीछे वाली क्लास में भी हमने इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया था और आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो स्टार्ट कर रहे हैं भौगोलिक संरचना को। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसको आप स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री PDF मिलेंगी, क्लासेस के लिंक मिलेंगे और अनदर अपडेट एग्जाम ओरिएंटेड जो भी अपडेट होगी इस टेलीग्राम चैनल को आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जो इस पीछे वाली क्लास का जो PDF है वो हमने कंप्लीट नहीं डाली, क्योंकि आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके साथ हम कंप्लीट PDF शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल के अंदर। तो पीछे वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हरियाणा की भौगोलिक संरचना। तो आज हम डॉक्टर जसवीर के अनुसार हरियाणा का जो क्षेत्र है वो कितने भागों में बांटा गया है उसको पढ़ेंगे। लेकिन पीछे वाली क्लास के अंदर हमने देखा था कि हरियाणा सरकार के अकॉर्डिंग, जो उनकी वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग हरियाणा को कितने भागों में बांटा था, तो वो 5 भागों में बांटा गया था। और जैसे कि बागर मैदान, जिसे हम लहरदार मैदान भी बोलते हैं, जलोढ़ मैदान, अरावली पर्वत श्रेणियां, शिवालिक श्रेणियां और गिरिपाद मैदान, ये तो हरियाणा की वेबसाइट के अकॉर्डिंग है। लेकिन हरियाणा के ऊपर जिस व्यक्ति ने और ज्यादा रिसर्च की है, उन्होंने उनके ऊपर बुक लिखी है ज्योग्राफी के ऊपर, तो उन व्यक्ति के अनुसार हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है, तो वो व्यक्ति है डॉक्टर जसवीर सिंह, जिनकी पुस्तक है द एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, जो कि 1973 में आई थी। और इन्होंने हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र को, यानी कि भौगोलिक संरचना को 8 भागों में डिवाइड किया है। यानी कि जैसे कि शिवालिक क्षेत्र, गिरिपाद क्षेत्र, जलोढ़, बाढ़ का मैदान, बालू का टिब्बे युक्त मैदान, अरावली, तरंगित मैदान और अनकाई दलदल। अभी इन 8 के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो शिवालिक क्षेत्र है वो हरियाणा के किस हिस्से में है, गिरिपाद मैदान है वो कहां पर प्रेजेंट है, अनकाई दलदल है वो हरियाणा के किस क्षेत्र के अंदर है। तो स्टार्ट करेंगे हम डॉक्टर जसवीर के अकॉर्डिंग जो हरियाणा के 8 भाग हैं, यानी कि जो क्षेत्र हैं उनको हम डिस्कस करने वाले। सबसे पहले मैं बात करूं तो शिवालिक की। जो शिवालिक है वो हिमालय का ही भाग है, कहने का मतलब। तो इसे क्या बोला जाता है कि बाह्य हिमालय बोला जाता है। बाह्य हिमालय यानी कि अगर हिमालय प्रेजेंट है तो ये नीचे यहां पर प्रेजेंट है, जो कि शिवालिक श्रेणी है। इसको हम क्या बोलते हैं? बाह्य यानी कि बाहरी हिमालय भी बोलते हैं। और राज्य के किस हिस्से में है ये? उत्तरी पूर्वी भाग में है। अब देखो, अगर मैं स्टेट को अगर ऐसे डिवाइड करूं तो ये उत्तर पूर्वी हिस्सा बनेगा और इसी के अंदर प्रेजेंट है कौन सा? शिवालिक। और अगर मैं बात करूं इस हिस्से में तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट यानी कौन कौन से जिलों में शिवालिक प्रेजेंट है या शिवालिक श्रेणी प्रेजेंट है, तो वो जैसे कि पंचकुला, यमुनानगर और अंबाड़ा। यहाँ पर पंचकुला है, अंबाड़ा है और यमुनानगर है। इन क्षेत्र के अंदर यहाँ शिवालिक श्रेणी है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है। इनको शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार पंचकुला, यमुनानगर और अंबाड़ा के अंदर है। अगर मैं बात करूं कि इनका कुल विस्तार हरियाणा के अंदर कितना है, शिवालिक का हरियाणा के अंदर कुल विस्तार अगर कुल आ गया तो हमने बताना है 1.67%। लेकिन अगर शिवालिक में निम्न श्रेणी या जो पिछली बार पढ़ा था हमने उप शिवालिक या शिवालिक का अगर भाग पूछे तो वो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। 1 मिनट आपको शो ही कर देते हैं। या हमने शिवालिक को कैसे 1 मिनट घटा के चला गया। यहां पर उप शिवालिक और शिवालिक के हिस्से में बांटा गया था कि उप शिवालिक का हिस्सा 0.92% है और 0.56% भाग है शिवालिक का। यानी कि इनको टोटल मिलाकर 0.38% बनता है। लेकिन अगर कुल शिवालिक पूछ लिया जाए तो 1.67% बनता है वो भाग, ठीक है, जो कि हमें अभी पढ़ रही है। और इसको डिफ्रेंशिएट करके अगर डिवाइड करके बताया जाए तो 1.68%, सॉरी 1.67% तो शिवालिक का टोटल हिस्सा और 1.38 शिवालिक में और उप शिवालिक का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद हम टॉपिक पे आ जाते हैं। यहाँ पर इन पर्वत श्रेणियों की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 900 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक। यानी कि एवरेज अगर मैं शिवालिक की उप शिवालिक की बात करूं तो जैसे कि उप शिवालिक तो 300 से 400 मीटर बताया था, लेकिन अगर मैं शिवालिक की बात करूं तो 600 मीटर से ज्यादा है। तो उनकी औसत ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक है। जो हाईएस्ट पहाड़ियां हैं शिवालिक की
उनकी अगर मैं औसत की बात करूं, यह हिमालय का सबसे बाद में बना हुआ भाग है, यानी कि जो नवीनतम हिमालय है उसको हम शिवालिक बोलते हैं, यानी कि नवीनतम श्रेणी है जो हिमालय की, वो कौन सी है, वो शिवालिक ही है। इसका सबसे ज्यादा विस्तार हरियाणा में कौन से जिले में है, तो वो पंचकुला के अंदर है। प्रेजेंट ये यमुनानगर के अंदर भी है और अंबाला के अंदर भी है, लेकिन अगर मैं सबसे ज्यादा विस्तार की मैं बात करूं तो वो कहां पर है, वो पंचकुला के अंदर है। ऊंचाई के आधार पर देखो यहाँ पर, फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया है के आधार पर शिवालिक को दो भागों में बांटा गया है, उच्च शिवालिक और निम्न शिवालिक, यानी उप शिवालिक या निम्न शिवालिक भी बोल सकते हैं। जैसे कि उच्च शिवालिक है वो 600 मीटर से अधिक की ऊंचाई है, जैसे कि यह 900 से 1200 मीटर तक है। और जो निम्न छोटी पहाड़ियां हैं शिवालिक की, वो उनकी ऊंचाई कितनी है, 400 से 600 मीटर तक उनकी ऊंचाई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पंचकुला से 30 किलोमीटर दूर मोरनी पहाड़ियां, इन्हीं का हिस्सा ही तथा मोरनी पहाड़ियों में ही राज्य की सर्वोच्च चोटी है, जिसे हम कौन सी चोटी बोलते हैं, करो चोटी बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से अगर हम बात करें तो 1514 मीटर है, लेकिन वास्तविक 1467 मीटर है। ठीक है, और इसी के अंदर एक हरियाणा का हिल स्टेशन भी है, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है जो कि मोरनी पंचकुला के अंदर ही प्रेजेंट है। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा भी होती है, यानी कि सर्वाधिक वर्षा भी शिवालिक क्षेत्र पर यहीं पर होती है, मोरनी हिल्स में। इन पहाड़ियों में घग्गर, मारकंडा, टांगरी, सरस्वती नदी निकलती है, यानी कि जो शिवालिक श्रेणी यहाँ है उनसे कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, तो वो घग्गर, मारकंडा, टांगरी और सरस्वती नदी यहीं से होकर निकलती है। ठीक है, तो एक करंट से संबंधित क्वेश्चन है जो कि 2017 में बना था। हरियाणा में सबसे पहले आरोग्य मोटरसाइकिल जो एम्बुलेंस सेवा शुरू की थी वो कहां पर की थी, वो मोरनी में ही स्टार्ट की थी 2017 के अंदर। ये जो मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा है ये क्यों सेवा की थी, क्योंकि जो शिवालिक श्रेणी है, ये जो क्षेत्र है ये पहाड़ी क्षेत्र है, और यहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो इतनी रफ्तार से नहीं चल सकती और इतना एरिया भी नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर मोटरसाइकिल जो एम्बुलेंस सेवा है वो शुरू की गई थी, ताकि किसी भी मरीज को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जो गिरिपाद मैदान है वो जस्ट शिवालिक के नीचे ही प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूं कि ये शिवालिक श्रेणी है तो इसके नीचे ये क्षेत्र कौन सा होगा, गिरिपाद क्षेत्र होगा, जो कि 25 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी है। यह मैदान भी हरियाणा के उत्तरी पूर्वी भाग में सेम शिवालिक के नीचे ही है, तो इसका मतलब पंचकुला, अंबाड़ा और यमुनानगर क्षेत्र में ही प्रेजेंट है, ये आपको ध्यान रखना। इसके साथ साथ इनकी औसत ऊंचाई 300 से 375 मीटर है। इस मैदान को नारायणगढ़ अंबाड़ा में स्थानीय भाषा में, यानी कि इस गिरिपाद मैदान को अंबाड़ा के जो नारायणगढ़ है एरिया है उसमें स्थानीय भाषा में घर बोला जाता है इस मैदान को। और जगाधरी जो कि यमुनानगर के अंदर प्रेजेंट है उसमें कंदी कहा जाता है इसको। इस मैदान में बरसाती नदियों व नालों से खड्डे बन जाते हैं जिन्हें पहाड़ी भाषा में चौ कहा जाता है, यानी कि जब नदी नाले कहीं से क्रॉस होती हैं तो कुछ बार वहां से मिट्टी ज्यादा निकल जाती है तो वहां पर खड्डा बन जाता है। ठीक है, और उनको जो वे खड्डे बनेंगे उनको पहाड़ी भाषा में चौ कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाए कि चौ किस मैदान में बने खड्डों को कहा जाता है, तो वो गिरिपाद मैदान में बने खड्डों को कहा जाता है। और जगाधरी में इन्हें कंदी मैदान को कंदी कहा जाता है। नारायणगढ़ अंबाड़ा के अंदर इनको गढ़ कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है जो कि जलोढ़ मैदान, गिरिपाद क्षेत्र से अरावली तक, यानी कि यहाँ पर गिरिपाद क्षेत्र हो गया और यहाँ पर अरावली है, इनके बीच यमुना और घग्गर नदियों के बीच जो मैदान होता है उसे जलोढ़ मैदान बोलते हैं। अब देखो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर तो है यमुना इस हिस्से में, यानी कि इस एरिया के अंदर, और यहाँ पर है घग्गर नदी। ठीक है, और इसके जो बीच के क्षेत्र है ना इसको क्या बोलते हैं, जलोढ़ मैदान बोलते हैं, जलोढ़ मैदान, जिसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आगे देख लो, अंबाड़ा, यमुनानगर, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जींद, हिसार, यानी कि मोस्टली जो एरिया है हरियाणा का वो जलोढ़ मैदान है। अब इसमें आपको बोलोगे कि अंबाड़ा और यमुनानगर में तो शिवालिक भी है, हाँ बिल्कुल प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर शिवालिक प्रेजेंट है। जरूरी नहीं कि पूरा अंबाड़ा और यमुनानगर के अंदर शिवालिक श्रेणियां ही प्रेजेंट है, लेकिन कुछ हिस्सों में जलोढ़ मैदान भी है, गिरिपाद मैदान भी है, तो वो भी हम इंक्लूड करेंगे इन्हीं जिलों के अंदर। ठीक है,
तो सामान्य इनकी ऊंचाई कितनी है? 220 से लेकर 300 मीटर है, लेकिन अगर फीट की बात करें तो 700 से 900 फीट तक। इस मैदानी क्षेत्र में कौन कौन सी नदी बहती है? मारकंडा, सरस्वती और चोटांग नदी बहती है। यानी कि देखो, अब इस जो जलोढ़ मैदान है वो मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है। तो नवीनतम जलोढ़ मिट्टी, जो नवीनतम यानी कि जो नई मिट्टी है, उसे क्या बोला जाता है? खादर बोला जाता है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोला जाता है। ये आपको याद रखना है कि बांगर किसे कहा जाता है और खादर किसे कहा जाता है। दोनों ही जलोढ़ मिट्टी से बने हुए मैदान हैं, लेकिन नवीन मिट्टी से बने हुए मैदान को तो खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बने हुए मैदान को बांगर कहा जाता है। और प्रेजेंट कहाँ पर है? ये हरियाणा के किस किस हिस्से में? तो वो आपको ये भी याद रखना है कि मोस्टली जो जिले हैं वो हरियाणा के किससे बने हुए हैं? जलोढ़ मैदान से मिलकर ही बने हुए हैं। तो नेक्स्ट है बाढ़ का मैदान। अब बाढ़ का मैदान सिंपल सी बात है, बाढ़ रेगिस्तान में तो आएगी नहीं, वो आएगी जहां पर नदियां बहती हैं। अब नदी कहां पर बहती है? एक तो ये यमुना किस किस जिले में बहती है? यानी कि यमुना जहां जहां पर बहेगी वहां पर बाढ़ के चांसेस बढ़ेंगे, या नदी अगर बाई चांस टूट जाए या ज्यादा फ्लो हो जाए, ओवरफ्लो हो जाए, तो बाढ़ की चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसे ही गग्गर नदी या मारकंडा नदी कुछ एरिया हैं जैसे कि जहां पर बाढ़ के चांसेस बढ़ते हैं उन नदियों के कारण। तो हरियाणा में पूर्वी किनारे पर सबसे ज्यादा यमुनानगर से पलवल तक, यानी कि यहां से यमुनानगर से लेकर ये जो पलवल का क्षेत्र है जहां पर यमुना बहती है, ये सारा बाढ़ का मैदान कहलाएगा। और इसकी जो सहायक नदियां हैं जहां जहां से गुजरती हैं, जो जिले हैं, वहां पर भी बाढ़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि मारकंडा नदी है, अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र में बाढ़ के मैदान को बनाती है। जैसे कि मारकंडा नदी ये है, ये यहाँ पर क्रॉस कर कर अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र में बाढ़ के मैदान का निर्माण करती है। गग्गर नदी से बने बाढ़ के मैदान को नेली कहा जाता है। जैसे कि गग्गर नदी यहां से निकलकर सीधी यहाँ पर क्रॉस कर जाती है, जो कि पंजाब के साथ बाउंड्री बनाती है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो मारकंडा से बने बाढ़ के मैदान को वेट कहा जाता है और गग्गर से बने बाढ़ के मैदान को नीली कहा जाता है। सिर्फ बाढ़ के मैदान को आपको ये याद रखना है कि मोस्टली एरिया तो यमुनानगर वाला प्रेजेंट है बाढ़ का। उसके बाद नेक्स्ट है बालू के टिब्बे युक्त। बालू यानी कि बालू रेत होया करे, जो कि रेगिस्तान में पाया जाए मोस्टली। तो हरियाणा में यह है मैदान पश्चिम में, जैसे कि राजस्थान से सीमा लगती है तो वही क्षेत्र मिलेगा बालू वाला। लगते क्षेत्र में इन्हीं मैदानों का फैलाव है, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रेजेंट है ये? जैसे कि सिरसा के अंदर, हिसार के अंदर, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और झज्जर, यानी कि वो जिले जो मोस्टली राजस्थान से टच होते हैं, यानी कि इस साइड राजस्थान है। तो जितने भी ये डिस्ट्रिक्ट होंगे ये सारे क्या होंगे? बाढ़ युक्त टिब्बा मैदान से मैदान का फैलाव होगा इनके अंदर। अब आप जैसे घूमने जाते भी हो तो देखा होगा आपने, सिरसा के अंदर ज्यादा रेत है, भिवानी के अंदर है, हिसार के अंदर है। अब जो लोग खाटू श्याम वगैरह जाते हैं, देखा होगा कि राजस्थान का जो एरिया टच करता है वहीं पर काफी बाड़ू के मैदान बने हुए हैं, ये याद रखना है। और राजस्थान से जो गर्म हवाएं आती है, यानी कि शुष्क हवाएं आती हैं, वो कच्छ की ओर से लाई गई बाड़ू रेत से इन टीलों का निर्माण करती है, जिनकी औसत ऊंचाई 3 से लेकर 6 मीटर तक है। और टीलों में निम्न स्थल बन जाते हैं, यानी कि जैसे कि यहाँ पर बना रखा है। तो इस प्रकार में यहाँ पर जब बारिश होती है या कुछ टाइम तक यहाँ पानी स्टोर हो जाता है तो उनको बावड़ी बोला जाता है, जिसमें यहाँ पर लिख भी दिया गया है, जिसमें जल भर जाने से अस्थायी झील बन जाती है। यानी कि स्थायी झील नहीं, ये अस्थायी झील है, कुछ टाइम बाद सूख जाएगी। इनको क्या बोला जाता है? ठूठ या फिर बावड़ी कहा जाता है। जो बाड़ू के टिब्बे हैं उनके अंदर छोटा मोटा पानी भर जाने के कारण वहां पर छोटी मोटी झील बन जाती है, जो कि कुछ टाइम बाद सूख भी जाती है, ठीक है, जिन्हें हम बावड़ी या ठूठ बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अरावली। अरावली का क्षेत्र बताया था कि मैंने दक्षिणी हिस्से में है, कि यह क्षेत्र राजस्थान में स्थित अरावली क्षेत्र का भाग है। यानी कि राजस्थान में भी अरावली क्षेत्र है काफी। तो हरियाणा से संबंधित इस हिस्से दक्षिणी हिस्से में प्रेजेंट अरावली, जो कि हरियाणा में दक्षिणी भाग में। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, फरीदाबाद, भिवानी और गुरुग्राम जिले में अरावली क्षेत्र है। और सबसे ज्यादा अरावली का जो एरिया आता है वो गुरुग्राम के अंदर ही आता है।
जो अरावली का सबसे ऊंचा भाग है वो नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर प्रेजेंट है, जो कि दक्षिण पश्चिम में एक गांव है कुलताजपुर ग्राम, वहां पर सबसे ऊंची चोटी है अरावली की हरियाणा के अंदर, जो कि 652 मीटर है, जिसे हम और क्या बोलते हैं, डोसी की पहाड़ी भी बोलते हैं उसको। और अरावली निम्न श्रेणी यानी कि ऊंचाई पर तो जैसे कि नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर हो गया, लेकिन जो निम्न श्रेणी है अरावली की वो कहां पर है, दिल्ली के अंदर, जैसे कि धौला कुआं, करोल बाग से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इसी क्षेत्र में फैली है। और इनको सब में मिलाकर जैसे कि धौला कुआं, करोल बाग और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एरिया है उसको मिलाकर क्या बोला जाता है, दिल्ली कटक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है अरावली श्रेणी कितने भाग पर फैली हरियाणा के अंदर, 3.09% भाग पर अरावली फैली हरियाणा के अंदर। और हमने बताया था कि सबसे ज्यादा भाग कहां पर है, वो गुरुग्राम के अंदर प्रेजेंट है। अब देखो डोसी की पहाड़ी हमने देख लिया कि नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन इससे संबंधित हरियाणा के अंदर और कौन कौन सी पहाड़ी है, जैसे कि देवसर की पहाड़ी है वो कहां पर प्रेजेंट है, वो भिवानी के अंदर है। तो शाम की पहाड़ी भी भिवानी के अंदर है। डाडम पहाड़ियां वो भी भिवानी के अंदर प्रेजेंट है। और टाकरी पहाड़ी ये रेवाड़ी के अंदर प्रेजेंट है। अपने इन पहाड़ियों को याद रखना। उसके अलावा इंदौरी पहाड़ी या कोटला की पहाड़ी ये भी नू के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, टोसी पहाड़ी के साथ साथ आपको इन पहाड़ियों को भी याद रखना कि ये पहाड़ी किस जिले में प्रेजेंट है। जैसे कि डाडम की पहाड़ी या देवसर की पहाड़ी ये तो आपने काफी सुने भी होंगी, लेकिन डाडम की पहाड़ी का नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा, तो वो आपको याद रखना कि वो भी भिवानी के अंदर ही प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है तरंगित बाड़ू मैदान। अब बाड़ू मैदान हमने वो पहले भी पढ़ लिया, जो कि पश्चिमी हिस्से में है, राजस्थान से जो टच होते हैं। लेकिन ये तरंगित बाड़ू मैदान वो है जो बाड़ू रेत भी प्रेजेंट और वहां पर पहाड़ियां भी प्रेजेंट है, दोनों को मिलाकर जिस मैदान में ये दोनों पाई जाएंगी उसको क्या बोलते हैं, तरंगित बाड़ू मैदान बोलते हैं। यानी कि बाड़ू रेत भी, पर्वत यानी कि पहाड़ी भी प्रेजेंट होंगी इस एरिया में, तो उनको तरंगित बाड़ू मैदान बोला जाता है। और ये हरियाणा के अंदर कौन सा मैदान है, जैसे कि महेंद्रगढ़ का, रेवाड़ी और गुरुग्राम में तरंगित बाड़ू मैदान प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद लास्ट है अनकाई दलदल। अनकाई दलदल का प्रेजेंट है, ये भी हरियाणा के पश्चिम जिले में। अब सिरसा के अंदर बाड़ू वाले मैदान भी हैं और अनकाई दलदल भी प्रेजेंट है यहाँ पर दक्षिण भाग में, सिरसा के ही दक्षिण भाग में है। और राज्य का सबसे कम ऊंचाई वाला भूभाग है, यानी कि यो क्षेत्र हरियाणा का सबसे कम ऊंचाई पर है, जिसकी समुद्र तल से केवल 200 मीटर से भी कम ऊंचाई स्थित है। ठीक है, और हरियाणा में सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र भी यहीं पर है, नाथू सरी चौकटा, जो कि अनकाई दलदल ही है, वो प्रेजेंट है यहाँ पर। तो ये हमने डॉक्टर जसवीर के अनुसार 8 भागों को पढ़ लिया है, और इसके साथ ही ये भौगोलिक संरचना कंप्लीट होगी है। और इसकी पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो इसको आप ज्वाइन कर लेना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना। बाकी सभी को थैंक यू भाई।